जय जिनेंद्र। नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे हम फेलोपियन ट्यूब के ब्लॉकेज के बारे में। फेलोपियन ट्यूब क्या होती है? जो यूट्रस होता है, बच्चेदानी होती है, गर्भाशय होता है महिला का, उससे निकलने वाली एक नली होती है जो अंडाशय से मिली हुई होती है और इसी पे जो निषेचन होता है, भ्रूण का निषेचन बोल सकते हैं, वो होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, जहाँ पे शुरुआत होती है फर्टिलाइजेशन की, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है और उसके बाद ही बच्चा जो है वो बनना शुरू होता है। वो एम्ब्रियो जो होता है वो जाकर यूट्रस में जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर ये ब्लॉक हो जाता है तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें से मेन समस्या है इनफर्टिलिटी। तो क्या कारण होते हैं इसके पीछे, क्यों ब्लॉक हो जाती है ये नली, इसके बारे में बात करेंगे। लक्षण आपको क्या देखने को मिलते हैं इसके बारे में बात करेंगे और होम्योपैथिक मेडिसिन से आपको कैसे इसको पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव है, अंत तक देखिएगा ताकि आप वीडियो का पूरा लाभ ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सकें और आप मेरे वीडियोस का लाभ ले सकें। मेरे चैनल पे आपको होम्योपैथिक मेडिसिन और डिजीज से रिलेटेड जानकारी मिलती है, साथ ही में कुछ होम रेमेडीज भी शेयर करती हूँ। चलिए पहले सबसे पहले बात करते हैं फेलोपियन ट्यूब की। फेलोपियन ट्यूब जो है नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पे जो ओवा आता है या ओवम आता है वो स्पर्म से पूरा निषेचित हो जाता है या फर्टिलाइज्ड हो जाता है और ये धीरे धीरे वहां पर रहता नहीं है। 12 से 24 घंटे के बीच में ही अगर स्पर्म इससे कनेक्ट हो जाता है तो इसका निषेचन हो जाता है ओवा का। लेकिन अगर नहीं होता है तो ये वापस चला जाता है आपकी यूट्रस में और एंडोमेट्रियम में जाके डिपॉजिट हो जाता है, वहां पे ये बढ़ने लग जाता है। नॉर्मली ये प्रोसेस होता है। लेकिन जब फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक होती है तो जो पहला पॉइंट है निषेचन का, जिसको हम बोलते हैं, वो ही नहीं होता है तो आगे इनफर्टिलिटी कॉज हो सकती है। तो बात करते हैं कि क्या कारण होते हैं इसके पीछे, ये आखिर ब्लॉक होती है तो होती क्यों है ये फेलोपियन ट्यूब। सबसे पहला जो कारण है वो है पीआईडी। पीआईडी एक शॉर्ट फॉर्म है जिसको हम बोलते हैं पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज। यानी कि अगर किसी लेडी को बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, यूट्रस में इन्फेक्शन हो रहा है क्योंकि पेल्विक एरिया है और सूजन आ रही है वहां पे, तो उससे क्या होता है, कई बार आपकी जो फेलोपियन ट्यूब्स होती है बहुत डेलिकेट होती है, उसमें ब्लॉक आना स्टार्ट हो जाता है और इन्फेक्शन हो जाता है या स्कारिंग स्टार्ट हो जाती है और फेलोपियन ब्लॉकेज की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। रीजन है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जब निषेचित किया हुआ स्पर्म और ओवम जो होता है उसको यूट्रस में जाना होता है, लेकिन वो वहां ना जाके फेलोपियन ट्यूब में ही अगर ग्रोथ करने लग जाता है तो फेलोपियन ट्यूब जो है वो ब्लॉक हो जाती है। तीसरा रीजन है हाइड्रोसेल्पिंग्स। हाइड्रोसेल्पिंग्स में क्या होता है कि आपकी जो फेलोपियन ट्यूब्स है उसके अंदर पानी भरना स्टार्ट हो जाता है, जैसे स्वेलिंग और बहुत सारे सिम्टम्स आने लगते हैं। पूरी ब्रॉड कंडीशन है लेकिन इसको मैं बिल्कुल शॉर्ट में बता रही हूँ कि अगर पानी भरा जा रहा है तो उसको आप हाइड्रोसेल्पिंग्स बोल सकते हैं और कह सकते हैं कि फेलोपियन ट्यूब में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज आके। नेक्स्ट जो रीजन है वो है पोस्ट एब्डोमिनल सर्जरी। यानी कि कई बार क्या होता है, किसी भी रीजन से एब्डोमेन की कोई भी सर्जरी करनी पड़ी है और कहीं भी किसी भी कारण से फेलोपियन ट्यूब को कोई भी नुकसान पहुंच गया, यहाँ पे स्कारिंग स्टार्ट हो गई है या कोई इन्फेक्शन हो गया, तो हो सकता है कि वो जो फेलोपियन ट्यूब्स है उनको नुकसान पहुंचा दे और रीजन और रिजल्ट फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज हो सकता है। नेक्स्ट जो रीजन होता है वो है एसटीडी। एसटीडी मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से कोई भी लेडी सफर कर रही है, कोई भी गर्ल सफर कर रही है, तो हो सकता है कि उसकी जो फेलोपियन ट्यूब्स है उसमें भी कोई ना कोई नुकसान आ जाए। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम होती है जिसको बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियम आपकी जो यूट्रस होती है उसके अंदर की एक लाइनिंग होती है, एक कवरिंग होती है अंदर की तरफ, जहाँ पे भ्रूण या एम्ब्रियो जो होता है उसका डेवलपमेंट होता है। नॉर्मली ये जो एंडोमेट्रियम होती है ये सही वर्क करती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी भी कारण से जो ये एंडोमेट्रियम है ये स्वेलिंग आ जाती है इसमें और ये ओवर ग्रोथ करने लग जाती है। तो यूट्रस के अंदर या वो किसी भी हिस्से में अगर वो बढ़ने लग जाती है तो बहुत सारे सिम्टम्स आने लगते हैं और कई बार ये क्या है, आपकी जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसके अंदर भी जाकर बढ़ने लग जाती है। उस कारण से भी कई बार क्या होता है कि आपकी जो फेलोपियन ट्यूब है वो ब्लॉक हो जाती है। तो अगर हम लक्षणों की बात करें तो लक्षण जो होते हैं वो कारण के हिसाब से आपको दिखाई देंगे। कई बार कोई लक्षण नहीं दिखाई देगा और स्टिल फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज हो सकता है। सिर्फ आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि इनफर्टिलिटी हो रही है, लेकिन उसके पीछे का कॉज क्या है वो कई बार आपको
इसलिए समझ में नहीं आएगा क्योंकि कोई सिम्टम्स आपको दिखाई नहीं देंगे। लेकिन जब आप सोनोग्राफी कराते हैं या बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं तो आपको जो फैलोपियन ट्यूब का ब्लॉकेज है वो भी समझ में आ जाता है और उसके हिसाब से आपको कई बार ट्रीटमेंट में भी हेल्प मिलती है। कई बार आपको लक्षण भी दिखाई देते हैं, तो क्या लक्षण दिखाई देते हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अगर जैसे आपको एंडोमेट्रियोसिस की वजह से फैलोपियन ट्यूब की समस्या हो रही है, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज की समस्या हो रही है, तो आपको बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग मिल सकती है, पेन दिख सकता है, पेन डल भी हो सकता है, आपको एब्डोमेन एरिया में भी पेन दिख सकता है, थाई एरिया में भी पेन दिख सकता है, इवन आपको बैकएक भी दिख सकता है अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम की वजह से फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज हुआ है। तो अगर एंडोमेट्रियोसिस की वजह से आपको फैलोपियन ट्यूब हो रहा है तो आपको पहले एंडोमेट्रियोसिस का इलाज कराना जरूरी है। एंडोमेट्रियोसिस के अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे इसको अपलोड कर चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। इसके अलावा और लक्षणों की बात करें तो कई बार क्या होता है, आपको एक अलग तरह का डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है, स्वेलिंग दिख सकती है, कंसीव करने में प्रॉब्लम दिख सकती है। अगर हम बात करें कि जो फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज है वो केवल एक ही एरिया में होता है तो नहीं, इसके भी 3 पार्ट है, प्रॉक्सिमल, मिडल और डिस्टल। 3 पार्ट में इसका आपको ब्लॉकेज दिखाई दे सकता है और उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग अलग अलग आपको सिम्टम्स भी दिखाई दे सकते हैं या उसका ट्रीटमेंट प्लान भी अलग अलग हो सकता है। कभी लेफ्ट साइड की ब्लॉक होती है, कभी राइट साइड की ब्लॉक होती है और कभी दोनों ही फैलोपियन ट्यूब्स जो है वो ब्लॉक हो जाती है। इनफर्टिलिटी के केसेस अधिकतर तब ज्यादा आते हैं जब दोनों ही फैलोपियन ट्यूब्स होती है वो ब्लॉक होती है, लेकिन लेफ्ट या राइट दोनों में से एक भी ब्लॉक होती है तो कंसीव करने की जो टेंडेंसी है वो थोड़ी कम हो जाती है और कई बार कंसीव करने में उस कंडीशन में भी प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पे राइट और लेफ्ट की मैं बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि राइट या लेफ्ट के हिसाब से मेडिसिन का जो सिलेक्शन है वो डिफरेंट हो सकता है होम्योपैथी में, और उसके अकॉर्डिंग अगर आप मेडिसिन लेते हैं तो वो कई बार बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। तो अब हम लास्ट में बात करेंगे कि होम्योपैथिक मेडिसिन आखिर क्या है जो आपको फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज से मुक्ति दिला सकती है। हालांकि ये मैं जो भी मेडिसिन बता रही हूँ बहुत शॉर्ट में और बहुत प्रिसाइज बता रही हूँ, लेकिन मैं जरूर ये बात कहूंगी कि अगर आप फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज के लिए मेडिसिन लेना चाहते हैं तो जरूर अपने फिजिशियन से या होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि ये एक छोटी प्रॉब्लम नहीं है और कई बार इसका जो ट्रीटमेंट है वो लंबा हो सकता है, डोज रिपीटेशंस जो है इसके बहुत अलग हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। तो भी फिर भी हम बात करते हैं कि कौन सी मेडिसिन बहुत ज्यादा यूज की जाती है। लेकेसिस अधिकतर उस कंडीशन में यूज की जाती है जब राइट साइडेड आपको फैलोपियन ब्लॉकेज हो। पल्साटिला 30 एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है जो लेडी के स्वभाव, विचार और माइंड के अकॉर्डिंग दी जा सकती है। इमोशनल और सेंसिटिव लेडीज जो होती हैं, जो बहुत डेलिकेट होती है, उनको छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा चुभ जाती है और उनको रोना जल्दी आ जाता है, पल्साटिला उन मेडिसिन में बहुत अच्छा काम करती है। कैलकेरिया कार्ब 30 पे बहुत अच्छी मेडिसिन है उस कंडीशन में जब बॉडी जो है वो बहुत थुलथुली हो, फेयर, फैटी, फ्लैबी वुमन हो और उनको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज के साथ, तो मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। थियोसिनामिनम भी 30 पे बहुत अच्छी काम करती है फैलोपियन ट्यूब की प्रॉब्लम्स में, उस कंडीशन में बहुत अच्छा काम करती है जब स्कारिंग अगर हुई है फैलोपियन ट्यूब में किसी भी पोस्ट एब्डोमिनल सर्जरी या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से अगर स्कारिंग जैसी प्रॉब्लम हो गई है तब ये बहुत ज्यादा अच्छा काम करती है। और नेटोरेटम बहुत अच्छे मेडिसिन है, 3x पोटेंसी में अधिकतर इसको यूज किया जाता है और लगभग हर फैलोपियन ट्यूब के केसेस में, ब्लॉकेज के केसेस में ये बहुत अच्छा काम करती है। और नेट्रोनेटम 3x पोटेंसी में ये मेडिसिन अधिकतर फाइब्रॉइड जब होता है या सिस्ट जब होती है कहीं पे भी तो भी बहुत अच्छा काम करती है। यूट्रस में किसी भी जगह पे अगर किसी भी तरह की सिस्ट और फाइब्रॉइड हो रही होती है तब भी बहुत अच्छा काम करती है और फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज में भी बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा नेक्स्ट मेडिसिन जो है वो है साइलिशिया 30। साइलिशिया 30 भी कॉन्स्टिट्यूशनली बहुत ज्यादा अच्छी मेडिसिन है। अगर किसी लेडी का या लड़की का कॉन्स्टिट्यूशन साइलिशिया से बहुत अच्छा मिल रहा है तो बहुत अच्छा काम करेगी। साइलिशिया पूरी एक पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है जिसको बहुत ब्रॉड में डिटेल में पढ़ना या समझना जरूरी है। बहुत अच्छी मेडिसिन है, अगर इसके सिम्टम्स मैच करते हैं तो बहुत शानदार ये रिजल्ट देती है। मेडोरिनम, सेपिया, काफी सारी मेडिसिन हैं जो फैलोपियन ब्लॉकेज के केसेस में बहुत अच्छा वंडरफुल वर्क करती है। अगर सिम्टम सिमिलरिटी के हिसाब से आप ये मेडिसिन लेते हैं बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। फुगा 30 भी बहुत अच्छी मेडिसिन है फैलोपियन ब्लॉकेज की कंडीशन में जब आपको पीरियड्स जो है बहुत ज्यादा पेनफुल रहते हैं
लेबर लाइक पेन होता है, उस कंडीशन में सिमिसिफू का मेडिसिन बहुत अच्छी है। ये सारी मेडिसिन जानकारी के लिए मैं एक बार फिर से बोलूँगी कि अगर आपको फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज की समस्या है तो आप ज़रूर अपने नियरेस्ट डॉक्टर से ज़रूर बात कीजिए। मेडिसिन के बारे में आप भी डिस्कस कर सकते हैं, उसके बाद ही कोई मेडिसिन लीजिएगा ताकि आपको अच्छे रिजल्ट मिले। तो वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं पूरा ट्राई करूँगी इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।